For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, ऑडिटिंग सेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार टॉपिक, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARP भी बोलते हैं। या जी, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। आज ये मजेदार कॉन्सेप्ट करेंगे। ओके जी, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, प्यार से हम इसे ARP भी बुलाएंगे। अब मैम, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया है? ये CA इंटरमीडिएट के चैप्टर नंबर 8 एंड essay 520 में हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या है, यही तो हमें जानना है। देखिए, रूटीन चेकिंग क्या है? ये रूटीन चेकिंग सिंपल, हम बिल्स देख रहे हैं, अमाउंट्स देख रहे हैं, टेली देख रहे हैं, हम टेली खोल के बैठे हैं, बिल और इनवॉइसेस को चेक कर रहे हैं। दिस इज रूटीन चेकिंग। एंड रूटीन चेकिंग, समझो प्लीज, रूटीन चेकिंग कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक्स और द मैनिपुलेशन। नहीं पता चल पाता यार, बिल को, एग्रीमेंट को, इनवॉइसेस को, कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर हम देखते हैं, टेली से मैच करते हैं, सब कंसिस्टेंट लगता है, एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंट। इट कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक्स इन द मैनिपुलेशन। बहुत जरूरत है कुछ और प्रोसीजर्स लगाने की। देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अदर प्रोसीजर्स लाइक कंपैरिजंस। सिमिलर इंडस्ट्री से कंपेयर कर लो, प्रायर पीरियड से कंपेयर कर लो, ट्रेंड से कंपेयर करो, रेशियो एनालिसिस करो, कुछ रीजनेबल टेस्ट करो। ये सब अलग तरीके लगाओ। ये रूटीन चेकिंग डिस्क्लोज नहीं करेगी, ये हमें नए तरीके लगाने पड़ेंगे। उस नए तरीके को हम बोलते हैं ARP, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। चलिए समझते हैं, एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल समझते हैं जी। क्या हुआ, एक अच्छी सी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके नाम आप जानते हैं, CA आकांक्षा अरोड़ा। अब जी, CA आकांक्षा अरोड़ा ऑडिट पे थी, वेरीफाई कर रही थी पेमेंट। वेरीफाई क्या कर रही थी? पेमेंट। अब पेमेंट में मुझे दिखा एक कंपनी थी जिसका नाम ऐसे XYZ लिमिटेड, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी मैं अपने क्लाइंट्स का, XYZ लिमिटेड। वेरीफाई जब मैंने पेमेंट करा तो मैंने देखा ये कंपनी रेंट दे रही है। कितने का रेंट दे रही है? 50,000 रुपए पर मंथ। ओके जी, मुझे इस पेमेंट को वेरीफाई करना था। पर मंथ किराया आ रहा था। अब जब मुझे इस पेमेंट को वेरीफाई करना था तो मैंने क्या देखा, रूटीन चेकिंग में, रूटीन चेकिंग के अंदर मैंने रेंट एग्रीमेंट मंगवाया। और ये जो रेंट एग्रीमेंट था वो कंसिस्टेंट था। इट वाज कंसिस्टेंट विद 50,000, यानी रेंट एग्रीमेंट वाज कंसिस्टेंट। कह रहा था कि हाँ, कंपनी 50,000 रुपए किराया पे करती है। अब भाई, मेरी रूटीन चेकिंग में मैं सेटिस्फाई हो गई कि कंपनी 50,000 किराया पे करती है, रेंट पे करती है, रेंट एग्रीमेंट में भी 50,000 दे रखा है, एवरीथिंग वाज लाइक फाइन। पर मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, ये जो डिस्क्लोजर है ये ठीक नहीं है। ये रूटीन चेकिंग में मुझे वो नहीं मिल पाया, वो मिस्टेक नहीं मिल पाई जिसका मैं एक्सपेक्टेशंस कर रही थी। अब मुझे डाउट हुआ तो मैंने अदर प्रोसीजर्स लगाए। अदर प्रोसीजर्स, मैम ऐसे कौन से प्रोसीजर्स आपने लगा डाले? सब तो ठीक था बेटा। अदर प्रोसीजर्स में मैंने चेक करा सिमिलर इंडस्ट्री, XYZ की सिमिलर इंडस्ट्री भी तो किराया देती होगी, और वो सिमिलर लोकेशन पे भी है। अब सिमिलर इंडस्ट्री ऑन सिमिलर लोकेशन, किराया पता लगाया मैंने अपने सूत्रों से, वहां पे पता चला किराया जा रहा है 10,000 और कंपनी दिखा रही है 50,000।
बेटा मैंने ढूंढ निकाला एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैंने रूटीन चेकिंग में मैं नहीं ढूंढ पा रही। समझो 50,000 रूटीन चेकिंग में मैं नहीं ढूंढ पा रही, पर ये जो 10,000 रुपए सिमिलर इंडस्ट्री सिमिलर लोकेशन का पे कर रही है, मैंने अपने सूत्रों से पता लगाया। दीज वर माय अदर प्रोसीजर्स नोन एज एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, यानी कि ARP। तो ARP मतलब अदर प्रोसीजर अदर देन रूटीन चेकिंग to identify mistakes, to identify manipulation which cannot be easily detectable जब आप रूटीन चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी प्रकार सीखते हैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर की मजेदार डेफिनेशन। बहुत इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाली हूँ ये डेफिनेशन, कभी तुम भूलोगे नहीं, एकदम दिमाग में फिट कर लेंगे। ARP की डेफिनेशन, ARP बोले तो इवैल्यूएशन, जी हाँ, इवैल्यूएशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ओके विद, ये इवैल्यूएट कर रहे हैं हम फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, बाय एनालिसिस ओके ऑफ प्लॉसिबल, मैम ये क्या शब्द है अभी बता रही हूं, प्लॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन financial data and non-financial data। मैम क्या लिख डाला आपने, समझाओ। इवैल्यूएशन का मतलब चेक करो फिनेंशियल इंफॉर्मेशन by analysis, analytical analysis of plausible, plausible मतलब reasonable, plausible का मतलब है reasonable relationship between financial data and non-financial data। मैम ऊपर के एग्जाम्पल में ये सेम डेफिनेशन फिट करो। What is the financial information in the given situation? Given example में financial information क्या है? 50,000। क्या इंफॉर्मेशन है? 50,000 is the financial information, okay। and हमें एक रीजनेबल रिलेशनशिप किसमें देखना है? बिटवीन फिनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। व्हाट इज द फाइनेंशियल डेटा? रेंट एग्रीमेंट along with the rent account, this is financial data। And what is the non-financial data जो हमने ढूंढ के निकाला? Similar industry, current at similar location, So what we have done, class, similar location and similar industry is the non-financial data, and financial data is a rent agreement जहां पे लिखा था 50,000 रुपए, रेंट अकाउंट में लिखा था 50,000। फिनेंशियल इंफॉर्मेशन देखी हमने, कितनी थी? 50,000। हमने रीजनेबल रिलेशनशिप निकाला किसके बीच में? फिनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल कितना आया? 10,000। ये पकड़ डाली 40,000 रुपए प्रति महीना मिस्टेक। तो ये रूटीन चेकिंग से नहीं निकल रही थी, ये कैसे निकली? एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, द प्रोसीजर्स जो अदर देन प्रोसीजर है, अदर देन रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग गलतियां नहीं ढूंढ पाती बहुत बार, तो जब हम अदर देन अलग तरीके निकालते हैं उसको हम ARP बोलते हैं। वही चेक कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पर अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में लेके आ रहे हैं? फिनेंशियल डेटा, नॉन फाइनेंशियल डेटा, दोनों के बीच का रिलेशन रीजनेबल होना चाहिए। अच्छा मैं मान के चलती, अगर यहाँ पे कंपनी 50,000 किराया दे रही है और सिमिलर इंडस्ट्री 48 दे रही है, रीजनेबल रिलेशन, जेन्युइन रिलेशनशिप, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर कंपनी दे रही है 50 और सामने वाली कंपनी दे रही है 10 उसी लोकेशन में, ये तो रीजनेबल नहीं है ना। यहाँ तो तुमने मिस्टेक ढूंढ डाली ना, बहुत तगड़ी मिस्टेक।
जो रूटीन चेकिंग कहीं से भी ढूंढ के नहीं दिखाती। मैम एक और एग्जाम्पल दे दीजिए। बिल्कुल, आए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है जी। कंपनी ABC लिमिटेड, टोटल वेजेस was the financial information। ये क्या था? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, अब हमें जरूर फाइनेंशियल डेटा मिला होगा। फाइनेंशियल डेटा में हमको मिल गया व्हाट? वेजेस पर वर्कर। कंपनी ने हमें टोटल वेजेस बताया, फाइनेंशियल डेटा में हमें वेजेस पर वर्कर पता चल गया, वर्कर। ऑल राइट, अब हमने अपनी मेहनत से ढूंढा नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब नॉन फाइनेंशियल डेटा इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, दिस इज द नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब हम क्या करने वाले हैं? जी हम क्या करने वाले हैं? हम कैलकुलेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम टोटल वेजेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल डेटा हमको मिल गया, टोटल, सॉरी, फाइनेंशियल डेटा, जस्ट अ सेकेंड। फाइनेंशियल डेटा जी क्या हो गया? इट इज वेजेस पर वर्कर, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। जी क्या है ये? नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब इसकी वजह से हमारे पास टोटल वेजेस आ जाएगी। तो टोटल वेजेस एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हमें मिली, और वेजेस पर वर्कर एक फाइनेंशियल डेटा है। हमने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स ढूंढ डाले और वहां से हमने टोटल वेजेस निकाल डाली, और यहां से इस तरीके से, इस एनालिटिकल तरीके से हमें पता चल गया कि कितनी वेजेस होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी कह रही है टोटल वेजेस इज 20 lakhs, 20 lakhs। वेजेस पर वर्कर एवरेज में बोल देती हूं 10,000 इंटू 12, ये ईयर है, चलो इंटू 12 में हटा देती हूं। लेट से ये पर मंथ दे रही है कंपनी, पर मंथ 20 लाख रुपए दे रही है। एवरेज वेजेस पर वर्कर 10,000 है। अब आप देखिए ये कितना होना चाहिए? ये कितना होना चाहिए? हमारे पास यहाँ पे कम से कम 200 वर्कर होने चाहिए। और अगर यही वर्कर कितने हैं कंपनी के पास? 120, तो यहाँ पे टोटल वेजेस 20 लाख गलत है, कितनी आएंगी? 12 लाख। तो आप देखिए आपने इस डेटा से बता पाए कि ये टोटल वेजेस, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। सो व्हाट यू अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, आपको दे रखा होगा, आप जरूर दे रखा होगा, जब आप ऑडिट करेंगे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको ये फाइनेंशियल डेटा भी मिलेगा। ये ढूंढो यार, ये ढूंढो। अगर ये 200 आ गया है तो यहां सब मामला ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है। पर अगर ये वर्कर 120 निकले, बाकी सब डमी थे, इट मींस 20 लाख की वेजेस गड़बड़ है, 12 लाख होना चाहिए था। ये इस तरीके से हम लगाते हैं एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। आई होप आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने आपको क्या सिखाया? देखिए हम पढ़ रहे एसए 520 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब एसए 520 को मैंने 3 पार्ट्स में बांटा। डॉन, डॉन मैम क्या मतलब? डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम कैसे लगाएंगे एआरपी? लगाते हैं बेटा, लगाते हैं। देखो कैसे लगाएंगे। टी से मैंने आपको पढ़ाया डेफिनेशन,
क्या डेफिनेशन? इट इज इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. इट इज डेफिनेशन. ये डेफिनेशन है. अभी पढ़ाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इवैल्यूएट करो थ्रू रीजनेबल पॉसिबल रिलेशनशिप. किसके बीच में? बिटवीन फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. प्लॉसिबल रिलेशनशिप होना चाहिए, रीजनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए. ये डेफिनेशन तुमने अभी अभी कर ली. ये देखिए, ये डेफिनेशन तुमने अभी अभी करी. इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल यानी रीजनेबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, जो हमने दोनों एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करी. डेफिनेशन समझ आई मैम? अब क्या है इस एसए 520 का ऑब्जेक्टिव? एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव से पहले मैं समझाना चाहूंगी इसका नेचर. इसका नेचर समझते हैं. चलिए, नेचर ऑफ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स. चलिए, अब डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, पर कौन पकड़ेगा? सीबीआई. कौन पकड़ेगा? सीबीआई. मैम क्या करा रहे हो बेटा? दीज आर द स्मॉल मेमोरी टेक्निक्स टू मेक यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. तो पूरा एआरपी बोले तो डॉन और नेचर ऑफ एआरपी सीबीआई. सी स्टैंड फॉर, समझते हैं, सी स्टैंड फॉर कंपेयर विथ प्रायर पीरियड. ओ माय गॉड. बी स्टैंड्स फॉर, मैं स्पेस इसीलिए रख रही हूं जिसमें बीच में आपको एग्जाम्पल करा पाऊं समझाने के लिए. बी स्टैंड फॉर विद बजट्स और फोरकास्ट और एक्सपेक्टेशंस. Forecast and expectations. Then I stands for similar industry. Similar industry, budgets, forecast, compare with prior periods. This is basically the nature of ARP. ये ARP की नेचर है. समझते हैं ARP की नेचर को? जी हाँ, ARP की नेचर में हम कैसे नॉन फाइनेंशियल डेटा ढूंढते हैं, कैसे हम फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में प्लॉसिबल रिलेशनशिप लगाने की कोशिश करते हैं. इसका पहला नेचर है हम प्रायर पीरियड से कंपेयर करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे ट्रैवल एक्सपेंस देखने शुरू करें. 2018 20 lakhs, 19 20 lakhs, 20 lakhs. मैम कोरोना के टाइम भी इतना भागा. 21 25 लाख. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मांग लेते हैं, ट्रैवल पे खर्चा हो रहा है. ठीक है, हम कोरोना के समय, ये जो 20-21 खतरनाक साल है, इसको हम बोलते हैं ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हम ऑडिट कर रहे हैं. अब 2018 में 20 लाख ट्रैवल, 19 में 20 लाख ट्रैवल, 20 में 20 लाख ट्रैवल, 2021 में 25 लाख ट्रैवल. आई ला, इतना कैसे बढ़ गया? ओ माय गॉड, कितना बढ़ गया? 25%. अब ये 25% ट्रैवल बढ़ गया, 20 से 25 लाख हो गया. ये आपको कैसे पता चला? व्हेन यू हैव कंपेयर्ड विद द प्रायर पीरियड्स. आपने ये प्रायर पीरियड से कंपेयर करा, तब आपको पता चला यार 25% ट्रैवल बढ़ा है. अब आपने मैनेजमेंट से जाके पूछा, अपने क्लाइंट से जाके पूछा कि इस साल आपने ट्रैवल पे इतना एक्सपेंडिचर, 25% एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ाया है? क्या रीजंस है इसके? क्यों इतना खर्चा बढ़ गया? So this is how you are going to detect the misstatement. You are going to ask a reasonable justification from the client.
why there is an increment of the expenditure although 25 lakh is matching with the financial data. travel bills सही है, आपको 25 लाख को जस्टिफाई करने के लिए क्लाइंट ने ट्रैवल बिल्स दिखाए हैं। और ट्रैवल बिल्स क्या है? आपका फाइनेंशियल डेटा जो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, बिल्कुल सेम है, इट इज हाईली कंसिस्टेंट एंड सेम, बट आपको ये प्रायर पीरियड से कंपेयर करने के बाद पता चला 25% बढ़ गया। और ये कैसे बढ़ गया? तो आपको रूटीन चेकिंग तो ट्रैवल बिल्स और 25 लाख सब एकदम मजे में, पर प्रायर पीरियड से कंपेयर करने से आपको पता चल पा रहा है कि कंपनी ने इतना ज्यादा खर्चा बढ़ाया है, उसके कारण क्या है। तो मैनेजमेंट से आप यहाँ पे पूछोगे, क्लाइंट से आप यहाँ पे पूछोगे, अगर क्लाइंट आपको यहाँ पे रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे देता है तो आप उस रीजनेबल जस्टिफिकेशन से सेटिस्फाई भी हो सकते हो, और क्या पता आप ना भी सेटिस्फाई हो। और जब आप नहीं सेटिस्फाई होंगे तो आपको कुछ मैनिपुलेशन, कुछ मिस्टेक की जो गड़बड़ी की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे आपको डाउट हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट नेचर ऑफ एआरपी। सेकेंड इज बजट्स। कंपनी बजट्स बना रही है, फोरकास्ट वहां से चेक करो कि कंपनी ने कितने बजट्स बनाए हैं, क्या फोरकास्ट है, कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशंस है। अब देखते हैं, इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं। लास्ट ईयर कंपनी ने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्थ बनाया था। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्थ कितना? प्रोविजन 10%, पर एक्चुअल में बैड एंड डाउटफुल डेप्थ हो गए 20%। ओ माय गॉड, इतने ज्यादा। अब करंट ईयर में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेगी? करंट ईयर में कंपनी को कितना प्रोविजन बनाना चाहिए? अब मान लीजिए कंपनी ने करंट ईयर में भी प्रोविजन 10% बनाया है, क्या समझ आता है? कंपनी ने आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्रोविजंस नहीं बनाया है। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम प्रोविजन 20% का होना चाहिए था, पर करंट ईयर में अगर कंपनी प्रोविजन 10% का ही बना रही है तो वो गड़बड़ी कर रही है। दिस इज एआरपी, ठीक है। इन एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर यू आर गोइंग टू चेक लास्ट ईयर के प्रोविजंस, क्या एक्चुअल में डेप्थ कितने हुए डाउटफुल, करंट ईयर में कितना प्रोविजन की आपको एक्सपेक्टेशन है, और कंपनी कितने बना रही है। कंपनी बना रही है 10%, बनाने चाहिए 20%, ये गलत है, ये गड़बड़ है, इतने होने चाहिए। This is how you apply ARP. You just do the comparison with the budgets, with the forecast, with the companies, what companies forecasting, what are your expectation regarding to provision for depreciation, estimates, जितने भी है भाई। एस्टिमेट्स में भी आप सोचते हो कि एस्टिमेट्स आर व्हाट, जो कंपनी प्रोविजंस बना रही है, चाहे वो डेप्रिसिएशन के लिए बना रही है, वो डाउटफुल डेप्थ्स के लिए बना रही है, या फिर वो किसी के लिए भी प्रोविजन बना रही है, तो वो कितने होने चाहिए, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस आप एक्चुअल में मान के चलेंगे कि इतना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने मान के चला इतना होना चाहिए, पर कंपनी ने कितना दिखा रखा है, इतना, जो कि गलत है। तो इस तरीके से आप एआरपी लगाते हैं। अब आया सिमिलर इंडस्ट्री। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया फर्स्ट एग्जाम्पल में, रेंट आपकी कंपनी 50,000 दे रही है, सिमिलर इंडस्ट्री 10,000 दे रही है। और भी बड़े सारे एग्जाम्पल है। देखिए, सिमिलर इंडस्ट्री आपका क्लाइंट है और यहाँ पे इंडस्ट्री है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बड़ी सिंपल सी बात होती है इन्वेंट्री टर्नओवर की। इंडस्ट्री में सबके नियर बाय एक जैसे होंगे, आपके क्लाइंट के भी और पूरी इंडस्ट्री के भी। अब जी आपने देखा 2021 का आपकी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 2.9 है। अब सिमिलर इंडस्ट्री कितने पे बैठी है? 2.8। तो अब आप यहाँ पे रीजनेबल, आपने सिमिलर इंडस्ट्री देख लिया, ये एक रीजनेबल निकल आया, इट इज रीजनेबल। पर अगर सिमिलर इंडस्ट्री का बहुत अलग है और आपकी क्लाइंट का बहुत अलग है, यहां पे टेंशन होती है। सो दिस इज अ प्लॉसिबल रीजनेबल रिलेशनशिप, जब आपने अपने क्लाइंट का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कंपेयर करा इंडस्ट्री से। तो सिमिलर इंडस्ट्री का नियर बाय था, फाइन, कोई गड़बड़ी नहीं है, पर बहुत अलग था, वहां टेंशन स्टार्ट होती है।
तो हाउ यू अप्लाई ARP? CBI, you compare with prior periods. You just do budget, forecast, expectations. इससे भी कंपेयर करो कि कंपनी की एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी क्या है, ठीक है, सिमिलर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपका क्लाइंट क्या कर रहा है, इस तरीके से आप ARP लगाते हैं CBI. I hope the definition part and the nature part is clear to you. Compare with prior periods, budget, forecast, expectations and the similar industry. Now another point, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली, मैं इसमें एक और चीज क्लियरली लिख देती हूँ, दिस इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडिटर. बजट और फोरकास्ट को देखते हुए ऑडिटर की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है. तो आपको यहाँ पे ऑडिटर की एक्सपेक्टेशंस ही तो दिखी थी. ऑडिटर की एक्सपेक्टेशंस कितनी थी इस केस में, कितनी थी, 20%, और कंपनी ने कितनी दे रखी थी, 10%. तो ऑडिटर की एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी कंपनी. तो ऑडिटर क्या देख रहा है, कंपनी के बजट्स, फोरकास्ट, कितने कंपनी प्रोविजन बना रही है. तो इट इज बेसिकली द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑडिटर. ऑल राइट, नाउ वी हैव ओनली लेफ्ट विद द ऑब्जेक्टिव. अब हमको इस डॉन में समझना है ऑब्जेक्टिव. बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल. ऑब्जेक्टिव ऑफ ARP. क्या ऑब्जेक्टिव है बेटा, बहुत ही सिंपल दो ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव नंबर 1 वेरी सिंपल, टू ऑब्टेन relevant and reliable audit evidence using analytical review procedure. अब यहां पे ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है बेटा, रेलेवेंट एंड रिलायबल. आपको इसमें एविडेंस लेके आने हैं. इस एस्से में आपको ARP के थ्रू एविडेंस लेके आने हैं. टू ऑब्टेन एविडेंस यूजिंग एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर. आपको ARP के थ्रू एविडेंस लेके आने हैं. आपको ARP टेक्निक्स, ARP प्रोसीजर्स के थ्रू आपको एविडेंस लेके आने हैं. अब जब आप ARP के थ्रू एविडेंस लेके आएंगे तो आपके एविडेंस क्या होना चाहिए, रेलेवेंट एंड रिलायबल. रेलेवेंट का मतलब है कि आज वो इररेलेवेंट नहीं हो, ऐसा नहीं हो. जैसे इसी एग्जाम्पल में बोलूंगी, आज जैसे आपने अभी एग्जाम्पल देखा, एकदम फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं अपना किराया जब वेरीफाई कर रही थी, कंपनी का पेमेंट वेरीफाई कर रही थी, रेंट वेरीफाई कर रही थी, तो देखा सिमिलर इंडस्ट्री नहीं, मैंने किसी और इंडस्ट्री का, मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल XYZ लिमिटेड है जो कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम का काम कर रही है, एल्यूमिनियम का, और इधर है ABC लिमिटेड, इसका काम है केमिकल्स का. तो इसका काम केमिकल्स का, इसका काम एल्यूमिनियम का. अब क्या मैं दोनों का किराया कंपेयर कर सकती हूं, नहीं ना, इट इज इररेलेवेंट. अगर मैं रेलेवेंस की बात करूं तो XYZ भी एल्यूमिनियम का काम करे और ABC भी किसका काम करे, एल्यूमिनियम का. एल्यूमिनियम. तो ये बात हो जाएगी रेलेवेंट, ये बात हो जाएगी रेलेवेंट. लेकिन अगर मेरी जिसका मैं कंपेयर कर रही हूं वो सिमिलर इंडस्ट्री साथ में है पर वो इधर सिमिलर नहीं है, वो एक एल्यूमिनियम कर रही है, एक केमिकल्स का काम कर रही है, दोनों अलग अलग है. अब यहाँ दोनों अलग अलग है, केमिकल्स वाली ज्यादा खराब हो जाती है, वहां किराया ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम वाली इतनी खराब नहीं होती, वहां कम किराया होता है, whatever the case may be. So I cannot compare these two type of industry. So I should obtain evidence using ARP, पक्की बात है, but it should be relevant. And moreover, I should obtain reliable, विश्वास वाले evidence. मुझे ऐसे किसी ने वर्बली बोल दिया यहाँ तो इतना किराया, यहाँ इतना किराया, नहीं. आई शुड ऑब्टेन फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज, विश्वास वाली जगह से मुझे ये पता करना पड़ेगा, किसी की बातों में वर्बली आके नहीं. तो आई शुड ऑब्टेन एविडेंसेस यूजिंग ARP, इट शुड बी रेलेवेंट एंड रिलायबल. दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. एंड नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट खत्म होता है.
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है, डिजाइन एंड परफॉर्म ARP near end to conclude whether it's consistent with auditors understanding. Design and perform ARP near end. कैसे भाई? near end पे लगाओ. To conclude whether it is consistent with the auditor's understanding. मैम क्या कहना चाह रहे हो? ये नियर एंड क्या है? देखो, आप हर एग्जाम्पल को देखो, शुरू से सारे एग्जाम्पल समझो जी. पहला एग्जाम्पल, रेंट 50,000 देखा, रेंट एग्रीमेंट 50,000 देखा, फिर एंड में क्या करा? मुझे एंड में जाके मैंने सिमिलर इंडस्ट्री और लोकेशन देखा, वहां 10,000 आया. तो ये कंसिस्टेंट नहीं था ना. कंसिस्टेंट कब होता? अगर यहां पे भी 50,000 होता. तो मैंने एंड में क्यों लगाया ARP? डिजाइन करा, परफॉर्म करा, एंड में जाके ये चेक करने के लिए अगर मैं 50,000 सोच रही हूं किराया, तो यहां पे भी 50 हो, पर यहां 10,000 है, तो कंसिस्टेंट नहीं है, गड़बड़ी ढूंढ ली. इट शुड बी कंसिस्टेंट, सेम होना चाहिए, जो आप सेम सोच रहे हो. आओ जी, दूसरा एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में मैंने बोला 20 लाख टोटल वेजेस है, 10,000 वेजेस पर वर्कर है एवरेज. तो मेरे को यहाँ पे 200 नंबर ऑफ वर्कर चाहिए, पर अगर यहाँ पे 120 आया तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है. 200 आया कंसिस्टेंट विद ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, 120 आया नॉट कंसिस्टेंट विद ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग. अगला एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल में आप देखेंगे ट्रैवल एक्सपेंस अगर 20 लाख ही आ जाता, कंसिस्टेंट. 25 लाख आ रहा है और कंपनी के पास कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट. यहां पर प्रोविजंस कितना आ जाता? 20 ही आता, 10 नहीं आता, 20 ही आता, कंसिस्टेंट. 10 आया, इनकंसिस्टेंट. यहां पे मेरी कंपनी का टर्नओवर रेशियो 2.9 था, इंडस्ट्री का 2.8, रीजनेबली कंसिस्टेंट. पर अगर इंडस्ट्री का कुछ और होता, जैसे मेरे इंडस्ट्री का इज लाइक 1.1 और क्लाइंट का 2.9, इनकंसिस्टेंट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डिजाइन एंड परफॉर्म नियर एंड, ये जानने के लिए कि कंसिस्टेंट है या नहीं. किराया 50,000 आपकी कंपनी दे रही है, वहां 10 है, इनकंसिस्टेंट. आप ट्रैवल 20 लाख सोच के बैठे हो, वहां 25 लाख है, इनकंसिस्टेंट. प्रोविजंस आपके हिसाब से 20 होने चाहिए, वहां 10% है, इनकंसिस्टेंट. इट शुड बी कंसिस्टेंट विद ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ARP. इसे क्विक नोट पे क्विकली रिवाइज करते हैं. व्हाट इज ARP? हमने पढ़ा डॉन. डॉन मींस डी से डेफिनेशन. डेफिनेशन मतलब डिजाइन. डेफिनेशन में इवैल्यूएट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप. किसके बीच में? फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. ठीक है जी, नॉन फाइनेंशियल डेटा ढूंढना है. बहुत सारे एग्जाम्पल देखे. फिर हमने देखा नेचर यानी CBI. Compare with prior periods, B से budget forecast and the expectations of the auditor. क्या expect कर रहे हैं auditor? Budgets और forecast से expectation develop होगी और expectation के हिसाब से होता है, ठीक है, नहीं होता तो inconsistent होता है. With similar industry के हिसाब से तो consistent है, और अगर नहीं है तो inconsistent है. और objective यानी to obtain evidence using analytical. To obtain evidence कैसे? To obtain relevant and reliable evidence using analytical review procedure. And the last objective, design and perform near end to conclude whether it is consistent with auditors understanding. यहां तक हम इस कॉन्सेप्ट को, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा बहुत ढंग से, और मैं यहीं ये अपना सेशन वाइंड अप करती हूँ. थैंक यू सो मच.